देखिए, आज हम करेंगे लूप के बारे में, ठीक है। कि लूप क्या होता है। लूप में क्या होता है कि आपकी बहुत सारी स्टेटमेंट होती हैं, मतलब बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो। जैसे कि सपोज़ मैं चाहती हूँ 1 से लेकर 10 तक के जितने भी मेरे नंबर हैं सबका स्क्वेयर होके आ जाए। 1 का स्क्वेयर, देन 2 का स्क्वेयर, देन 3 का स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर, ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं, एक स्क्वेयर ऑपरेटर को बार बार लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो एक ही ऑपरेटर को जब हम बार बार लगाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, लूप का। कि हम क्या करेंगे, आई कोई एक वेरिएबल यूज़ कर लेंगे, उसकी वैल्यू को पहले 1 डाल देंगे। फिर हम क्या चाहते हैं कि जब आपका 1 ऑपरेट होके यानी कि 1 का स्क्वेयर होके आंसर आ जाए, तो जो कंट्रोल है वो ऑटोमेटिक 1 के बाद 2 वैल्यू को अटेंड करे और फिर 2 का स्क्वेयर निकाल के दे दे। फिर उसके बाद जो हमारा कंट्रोल है वो ऑटोमेटिक हमारी आई की वैल्यू को 3 डाल दे और वो हमें 9 आंसर दे दे। तो जब हम इस तरीके से चाहते हैं कि ऑटोमेटिक जो हमारे ऑपरेशन है वो बार बार अलग अलग वैल्यूज़ के लिए लगते जाएं, तो ऐसे केस में हम किसका यूज़ करते हैं, लूप का यूज़ करते हैं। तो लूप में क्या होता है, बेसिकली बहुत सारी स्टेटमेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं और उन स्टेटमेंट्स को हम रिपीट करते हैं, बार बार एग्जीक्यूट करवाते हैं। कब तक एग्जीक्यूट करवाते हैं, जब तक हमें अपना सेटिस्फाइड रिज़ल्ट नहीं मिल जाता, तो तब तक हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। हमारे पास 3 तरह के लूप होते हैं, एक वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है और फोर लूप होता है, ठीक है। तो हमारा जो वाइल लूप है और डू लूप है, तो सबसे पहले हम वाइल और डू वाइल लूप करेंगे। इसमें आगे 3 तरह के इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एंट्री पॉइंट, ठीक है। एंट्री पॉइंट में आपके पास क्या होता है कि सबसे पहले आपने क्या करवाया, जिस वेरिएबल को के ऊपर आप कोई ऑपरेशन लगवाना चाहते हो, उस वेरिएबल को आपने क्या करा, यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवाया, उसको एंट्री डलवाई उसकी, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने लूप चलाया, यानी कि हमने कुछ एक स्टेटमेंट्स हैं, पर्टिकुलर कुछ स्टेटमेंट्स है प्रोग्राम की, जिन स्टेटमेंट्स को हम बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो वो जो स्टेटमेंट्स का जो आपका होंगी स्ट्रक्चर, वो जिनको हम बार बार रिपीट करेंगे, वो सारी स्टेटमेंट्स हमारे लूप के अंदर आ जाएंगी। और फिर जब हमें एक रिज़ल्ट मिल जाएगा, तो फिर हम फाइनली उस लूप से एग्जिट कर जाएंगे और अपने फाइनल आंसर को हम क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, एंट्री पॉइंट होगा, देन बॉडी ऑफ लूप होगा एंड देन एग्जिट। बॉडी ऑफ लूप में वो सारी स्टेटमेंट आएंगी जिनको हम रिपीट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रिपीटेटिव स्ट्रक्चर में 2 तरह की आपके रिपीटेटिव स्ट्रक्चर होते हैं, 2 तरह की होती है, एक कंडीशनल कंट्रोल और एक काउंटर कंट्रोल, ठीक है। कंडीशनल कंट्रोल में क्या होता है कि आप एक पार्टिकुलर कंडीशन डाल देते हो हमारी प्रोग्राम के अंदर, और फिर अगर हमारी कंडीशन जो है अगर वो फुलफ़िल होती है, तो उस कंडीशन से रिलेटेड जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती, तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। यानी कि लूप के अंदर हम क्या करते हैं, एक कंडीशन डाल देते हैं और फिर उस कंडीशन को चेक करते हैं कि वो ट्रू है या नहीं है, ठीक है। तो कंडीशन वाले जो हमारे लूप होते हैं वो 2 होते हैं, एक वाइल लूप और एक डू लूप, क्लियर है। फिर आता है काउंटर कंट्रोल। काउंटर कंट्रोल मेथड के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ़ टाइम। जैसे कि मेरे को पता है कि मेरे को 1 से लेकर 10 तक के नंबर लेने हैं, तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ कोई कंडीशन चेक नहीं करनी, मुझे बस ये देखना है कि मेरा जो लूप है 1 से लेकर 10 तक की सारी वैल्यूज़ के लिए अपना आंसर निकाल दे, ठीक है। चाहे उसकी वो कंडीशन पूरी होती हो चाहे ना होती हो, लेकिन 1 से लेकर 10 तक के हम चाहते हैं, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, काउंटर कंट्रोल कहते हैं, क्लियर है यहाँ पे। फिर आता है वाइल स्टेटमेंट। ये वाइल स्टेटमेंट में आपको पता है सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, जब भी हमारा लूप आता है या कंडीशनल स्टेटमेंट आती है, तो हम एक सिंटैक्स बनाते हैं, फिर उस सिंटैक्स को डिफाइन करते हैं, फिर एक प्रोग्राम बनाते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के, ताकि हम उसको एक क्लियरली अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देखेंगे। जो वाइल है यहाँ पे, वाइल किसके लिए आया है, ये कीवर्ड है, क्या है, कीवर्ड है सी लैंग्वेज का, ठीक है। वाइल का जो मतलब है वो हमेशा सेम ही रहेगा, वाइल यानी कि वाइल का लूप। फिर उसके बाद हम ब्रैकेट में उसकी कंडीशन को डाल देंगे और फिर ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इससे रिलेटेड जो ये स्टेटमेंट है ये आपके एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। और ये लूप आपका जब तक चलता जाएगा, जब तक कॉन्टीन्यूसली बार बार एग्जीक्यूट होगा, तब तक जब हमारी कंडीशन को पूरी कर रहा है, तो ठीक है। जब तक आपकी कंडीशन पूरी होती जाएगी, आपका ये जो लूप है ये भी चलता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम कंडीशन को इवैल्यूएट करेंगे। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट हमारी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम वापस से दोबारा कंडीशन पे जाएंगे, अलग वैल्यू के लिए फिर से उसको चेकआउट करेंगे और फिर एग्जीक्यूट करेंगे। फिर इस तरह से जो हमारे स्टेप्स हैं वो बार बार रिपीट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर लेकिन कंडीशन फॉल्स होती है तो जो कंट्रोल है वो हमारा लूप से बाहर आ जाएगा, क्लियर है।
इसका एक फ्लो चार्ट है कि सबसे पहले हमने कंडीशन चेक की, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट आ जाएगी, अगर फॉल्स है तो वो लूप से बाहर आ जाएगा कंट्रोल, ठीक है। इसका एक प्रोग्राम डाला कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर आप निकालना चाहते हो, पहले 10 नेचुरल नंबर जो हैं उनका सम करना चाहते हो, तो कैसे करेंगे। हमने एक सम वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने पहले तो 0 एंटर करवा दिया, फिर उसके बाद हमने नंबर लिया 1, फिर 1 को 0 में ऐड किया, जो ये वाला 0 है सम वाला, आंसर 1 आ गया, यानी कि सम के अंदर अब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर नंबर क्या लिया हमने, 2 लिया, अब फिर से हमने 2 को क्या कर दिया, सम में ऐड कर दिया, तो अब हमारे पास सम में ऐड होके कितना आ गया, 3। तो इसका मतलब सम में अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। फिर ऐसे ही फिर नेक्स्ट नंबर लेंगे, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, 3 होगा। 3 को फिर से हम सम में ऐड कर देंगे तो 3 को टोटल होके कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है। तो सम की पहले वैल्यू 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 3 हुई और फिर 6 हो गई। फिर हमने n की वैल्यू को 4 लिया, 4 को फिर से सम में ऐड कर दिया तो हमारे पास 10 आ गया। फिर 5 लिया, 5 को सम में फिर ऐड कर दिया तो 15 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सम की वैल्यू पहले 0 से इनिशियलाइज करके जो भी n की वैल्यू आती जा रही है उसको सम में वापस ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। और सम की वैल्यू जो है वो रिपीट होती जा रही है, यानी कि चेंज होती जा रही है आपके ऑपरेशन के साथ। क्लियर है। तो इस तरीके से जो ये सम वाला ऑपरेशन है ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार हम n की वैल्यू को सम में ऐड कर रहे हैं, बार बार हम इसकी वैल्यूज़ को उसमें ऐड करते जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका लूप सम निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया इसको, फिर उसके बाद नंबर को 1 डाला और s की वैल्यू यानी कि जो सम ऑपरेशन लिया, जो सम हमने वेरिएबल लिया है उसको 0 से इनिशियलाइज़ करवा दिया। फिर हम चेक करेंगे, क्योंकि हमें पहले 10 नंबर का करना है, तो हम चेक करेंगे कि जो हमारा नंबर है वो 10 या 10 से छोटा है या नहीं है। अगर वो 10 से छोटा है तो जो भी हमारा नंबर है उसको सम के अंदर हम ऐड कर देंगे, अगर वो 10 से बड़ा है यानी कि तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे, हम लोग उसको नहीं देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n = 1 था तो 1 को हमने चेक किया, 10 से वो छोटा है तो सम के अंदर उसकी वैल्यू को ऐड कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, हमने 1 की जगह 2 लेना है अब n की वैल्यू, तो उसके लिए हमने ये ऑपरेशन लगा दिया, इंक्रीमेंट ऑपरेशन, ठीक है। तो इस ऑपरेशन से क्या होगा, पहले नंबर की वैल्यू 1 थी, अब उसको 1 और इंक्रीज़ करके 2 बना देगा। 2 फिर से कंडीशन में चेक होएगी, कंडीशन वही 10 से छोटा है या बड़ा है। 2 क्योंकि 10 से छोटा है तो इसलिए 2 को वो फिर से सम में ऐड करके आंसर दे देगा। फिर n की वैल्यू को वो क्या कर देगा, 3 कर देगा, और इस तरीके से ये ऑपरेशन जो है वो आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपने प्रोग्राम में क्या लिखा, वही #include studio.h आपका सेम रहेगा, फिर मेन आएगा। फिर इंटीज़र आपने क्या किया, यहाँ पे पहले 10 इंटीज़र नंबर्स को हमने नेचुरल नंबर को लेना था तो हमने इंटीज़र के अंदर इसको डिफाइन कर दिया। 2 ही होते हैं, इंटीज़र या फिर फ्लोट। आपका कोई नेचुरल नंबर या होल नंबर टाइप का कोई डाटा टाइप नहीं होता है, तो इसको आप इंटीज़र से ही इनिशियलाइज़ करवाओगे, ठीक है। तो नंबर के अंदर हमने 1 डाला और s के अंदर हमने 0 से इनिशियलाइज़ करवा दिया। तो यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल को डिक्लेयर किया, एक num NUM और एक s को, ठीक है। फिर हमने वाइल कंडीशन डाल दी कि जब तक हमारा ये जो num है यानी कि जो नंबर है वो 10 से छोटा है तो सम के अंदर क्या ऐड होके आ जाए, नंबर होके ऐड आ जाए, ठीक है। सम के अंदर जो ऑलरेडी है उसके अंदर नंबर ऐड कर दो, वापस उसको सम के अंदर ही स्टोर करवा दो, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टोर करवाने के बाद अपने नंबर में एक वैल्यू को इंक्रीज़ कर दो। इस तरीके से कर करके आप क्या करोगे, अपने 10 नेचुरल नंबर का जो सम है उसको प्रिंट करवा लोगे, क्योंकि आपने यहाँ पे इंटीजर किया था इसलिए %d आ जाएगा, और उसके बाद आप ऐसा ऑपरेशन लगा सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट में आपके पास क्या आता है कि जो प्रोग्राम है, अब आपने नेक्स्ट प्रोग्राम बनाना है किस चीज़ का, कि जो पहले 10 मल्टीपल आ जाएं किसी भी नंबर के, जस्ट लाइक टेबल की तरह, कि अगर मैं n की वैल्यू 2 डालती हूँ तो मेरे पास 2 के 10 मल्टीपल आ जाए, 2 1 से 2, 2 2 4, इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू 3 डालती हूँ तो मेरे पास 3 के मल्टीपल आ जाए, n की वैल्यू 4 डालती हूँ तो 4 के मल्टीपल आ जाए। तो इसलिए हमने क्या कर लिया, हमने एक i वेरिएबल ले लिया, ठीक है। हमने क्या लिया, एक i वेरिएबल। i की वैल्यू, क्योंकि मुझे पहले 10 मल्टीपल चाहिए तो मैंने i की वैल्यू को 1 से लेकर के हम क्या ले लेंगे, 10 तक ले लेंगे, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो भी नंबर होगा उस नंबर को n×1 n×2 n×3 इस तरीके से करके उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले 10 मल्टीपल लेने थे, इसीलिए हमने क्या किया, कोई भी एक नंबर डाला सबसे पहले, तो जिस भी नंबर के 10 मल्टीपल चाहिए वो नंबर डाल दिया। फिर i की वैल्यू 1 से स्टार्ट की। अब हम चेक करेंगे i की वैल्यू हमारे 10 या 10 से छोटी होनी चाहिए, 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर वो 10 से छोटी है, ठीक है, तो हम अपने नंबर को उस i से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज़ 10 से छोटे, सपोज़ 9 है तो नंबर की वैल्यू 9 से मल्टीप्लाई, नंबर की वैल्यू 8 से मल्टीप्लाई, नंबर की वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम उसकी वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने i की वैल्यू 1 डाली थी तो यहाँ नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर दे देगा। फिर क्या करेगा, i के अंदर एक इंक्रीज़ कर देगा। देखो पहले i की वैल्यू 1 थी, इसने यहाँ पे एक वैल्यू और इंक्रीज़ कर दी तो अब i की वैल्यू 2 हो जाएगी,
2 को फिर से वो कहाँ जाएगा, कंडीशन में 2 को चेक करेगा 10 से छोटी है, अगर है तो वो फिर से नंबर में मल्टीप्लाई कर देगा, फिर से इंक्रीज़ करेगा, y की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर से कंडीशन चेक करेगा और फिर से उसको मल्टीप्लाई कर देगा। लेकिन जैसे ही वो 10 के ऊपर पहुंचेगा तो 10 तो उसके मैच हो रहा है तो 10 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देगा, लेकिन इंक्रीज़ करने के बाद फिर 11 आएगा और 11 तो कंडीशन को पूरा नहीं करता। तो अगर 11 कंडीशन को पूरा नहीं करता तो वो उस लूप को ख़त्म कर देगा, स्टॉप कर देगा और जहाँ तक कि उसने मल्टीप्लाई किए हैं वो हमें आंसर ला के उसका दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहले 10 मल्टीपल को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द वाइल लूप। ओके, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच मेन इंटीजर i इज़ इक्वल टू 1 से हमने ले लिया और एक नंबर ले लिया। सबसे पहले उस नंबर की जिस नंबर के मल्टीपल हमें चाहिए हैं उस नंबर को हमने एंटर करवाना है यहाँ पे, फिर स्कैनएफ का यूज़ करके उसकी वैल्यू को एंटर करवाना है, %d और नंबर। ठीक है, फिर जो हमारा i की वैल्यू है वो 10 या 10 से छोटी होनी चाहिए और फिर जो भी हमारी वैल्यू होगी i मल्टीप्लाई नंबर यानी कि उस नंबर को मल्टीप्लाई करके हम उसको प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, और फिर i की वैल्यू को एक इंक्रीज़ कर देंगे। क्लियर है, आई की वैल्यू क्या कर देंगे, एक करके इंक्रीज़ कर देंगे, कहाँ तक, 10 तक। इस तरीके से इंक्रीज़ करते जाएंगे और जो भी हम नंबर की वैल्यू देंगे उसके हमारे पास 3 नंबर प्रिंट होके आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डू स्टेटमेंट। ठीक है, डू स्टेटमेंट में क्या आता है आपके पास कि वाइल लूप है। क्लियर, जैसे हमने वाइल लूप में क्या किया था, वाइल लूप में सबसे पहले हमने कंडीशन को चेक किया था, अगर कंडीशन हमारी ट्रू थी तो हमने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाई थी, अगर हम अदरवाइज़ हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या था, आपका वाइल लूप का था। कंडीशन आपकी पहले इवैल्यूएट होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो उसके स्टेटमेंट भी आपकी एग्जीक्यूट नहीं होती थी। लेकिन डू लूप में क्या होता है, डू लूप में सबसे पहले हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं। डू लूप में क्या होता है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं, फिर उसके बाद कंडीशन को चेक करते हैं एंड देन कंडीशन के अगर ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट को दोबारा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं, फिर कंडीशन चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ, पहला फ़र्क तो ये हुआ कि वाइल के अंदर सबसे पहले कंडीशन चेक की जाती है फिर स्टेटमेंट आती है, लेकिन डू लूप के अंदर क्या है कि पहले स्टेटमेंट फिर कंडीशन और फिर स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि कंडीशन ट्रू ना हो, अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई, कहाँ, वाइल लूप के अंदर अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एक बार भी स्टेटमेंट नहीं आएगी। इसका मतलब कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हम ना तो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। लेकिन डू लूप में कंडीशन ट्रू हो या ना हो आपकी एक बार स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो मेन डिफरेंस है इसके, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अगर डिफरेंस आता है तो आप पहले दोनों मेन डिफरेंस इसके लिख सकते हैं, फिर उसके बाद आप चाहो तो इसका सिंटैक्स लिख सकते हो, क्योंकि दोनों के सिंटैक्स अलग अलग हैं तो वो भी आप लिख सकते हो डिफरेंस में। ठीक है ना, कि एक लाइन लगा के यहाँ पे वाइल लूप और यहाँ पे डू लूप आप लिखोगे। सबसे पहले आप इसका मेन डिफरेंस लिखोगे कि पहले दो मेन डिफरेंस क्या हैं, यहाँ पे कंडीशन पहले चेक होती है, यहाँ कंडीशन बाद में चेक होती है। यहाँ पे हो सकता है कि एक बार भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो और डू लूप में आपका जो स्टेटमेंट है वो एक बार एग्जीक्यूट तो होगा ही होगा। थर्ड आप डिफरेंस डाल सकते हो, इन दोनों का जो सिंटैक्स है दोनों का अलग अलग है, तो वो आप सिंटैक्स भी आप इसके डिफरेंस में डाल सकते हैं। देन फोर्थ आप डाल सकते हैं कि कोई भी एक प्रोग्राम आप अपनी तरफ से लेके उस प्रोग्राम को एज ए एग्जांपल आप इसके डिफरेंस में डाल सकते हैं और अच्छे खासे नंबर यहाँ से आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये इसका फ्लो चार्ट है कि सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया, फिर कंडीशन को चेक किया, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, अदरवाइज हमारा जो लूप है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, देखो अभी हमने एक प्रोग्राम बनाया था कि पहले 10 नेचुरल नंबर का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन तब हमने निकाला था किससे, तब हमने वाइल लूप का यूज़ करके उस प्रोग्राम को बनाया था। लेकिन यहाँ पे हम डू लूप का यूज़ करके इस प्रोग्राम को बनाएंगे, लेकिन तरीका वही सेम रहेगा कि नंबर को पहले 1 डालेंगे, फिर सम इज़ इक्वल टू 0 डालेंगे और जो भी नंबर की वैल्यूज़ हैं उसको सम में वापस ऐड करते हम चले जाएंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे और फिर नंबर की वैल्यू को एक एक करके इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, और फिर बाद में, ठीक है, ये ऑपरेशन करने के बाद हम कंडीशन चेक करेंगे कि जो नंबर हमने यहाँ पे ऐड किया है वो नंबर 10 या 10 से छोटा था या नहीं था। अगर वो 10 से छोटा था तो ये स्टेटमेंट हमारी फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगी। जो पहले आंसर था वही एज इट इज़ आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल लॉजिक सेम रहेगा, बस लिखने का थोड़ा सा पैटर्न आगे पीछे हो जाता है कि हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, वही नम इज़ इक्वल टू 1 और सम की वैल्यू इक्वल टू 0 कर दिया। डू लूप का जो यहाँ पे सिंटैक्स है, सॉरी जो यहाँ पे कीवर्ड है वो हमने यूज़ किया ब्रैकेट, फिर सम जो भी नंबर था हमारा उसको हमने सम के अंदर ऐड करवा दिया और नंबर के अंदर फिर से हमने एक इंक्रीज़ कर दिया। फिर जो एक इंक्रीज़ किया है उसको हम चेक करेंगे कि जो हमारा नंबर आया है निकल के
वो आपका 10 या 10 से छोटा है या नहीं है। अगर 10 से छोटा है तो ये वाली स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट हो जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगी। फिर एंड में आके जब आपका लूप से बाहर आ जाएगा कंट्रोल, फिर आप प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ करके अपने पहले 10 नेचुरल नंबर्स का जो सम है इंटीजर्स में उसको आप प्रिंट करवा सकते हो, जो कि आपने किस ऐसे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया होगा। क्लियर है। नेक्स्ट वही 10 मल्टीपल का है। इसी तरीके से सेम कि आई इज़ इक्वल टू 1 ले लिया, पहले कोई भी नंबर जिस नंबर के 10 मल्टीपल हम निकालना चाहते हैं, हमने वो नंबर ले लिए, आई इज़ इक्वल टू 1 डाल लिया। फिर हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू 1 है तो नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद आई की वैल्यू में एक इंक्रीज़ कर देंगे, दैट इज़ 2। फिर ऐसे एन के मल्टीप्लाई, फिर से आई की वैल्यू में इंक्रीज़ कर देंगे, फिर से एन से मल्टीप्लाई। इस तरीके से करते जाएंगे कब तक, जब तक एन की वैल्यू 10 नहीं आ जाती। ठीक है, तो हम आई की जो वैल्यू है उसको 1 1 करके इंक्रीज़ करते चले जाएंगे। तो आई की वैल्यू को 1 1 करके इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आई की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज़ करने के बाद उसको चेक करेंगे कि वो 10 से छोटा है या नहीं है। अगर 10 से छोटा है तो ठीक है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 10 से छोटा नहीं है तो यानी कि 10 से बड़ा आ जाता है तो उसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से सेम इसका प्रोग्राम आ जाएगा। क्लियर है। तो ये डिफरेंस इन्होंने दिया हुआ है कि वाइल लूप के अंदर क्या होता है, वाइल लूप के अंदर सबसे पहले टेस्ट किया जाता है एग्जीक्यूट करने से पहले, लेकिन डू लूप के अंदर क्या होता है, पहले एग्जीक्यूट करने के बाद हम उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, बॉडी जो होती है डू लूप की उसमें एटलीस्ट एक बार तो हमारी स्टेटमेंट कोई ना कोई एग्जीक्यूशन ज़रूर होगी, लेकिन वाइल लूप के अंदर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वाइल लूप के अंदर एक बार भी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट ना हो। इसके बाद आता है फोर लूप। फोर लूप बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फोर लूप के अंदर क्या होता है, देखो इनमें क्या हो रहा था आपके पास सिंटेक्स में कि अलग अलग तरीके से हो रहा था ना, कि पहले स्टेटमेंट, फिर मतलब स्टेटमेंट के लिए अलग से लाइन थी, कंडीशन के लिए अलग से लाइन थी, इंक्रीज़ करना है तो अलग से लाइन थी। लेकिन फोर लूप ने ना इन चीज़ों को मर्ज कर दिया एक ही लाइन के अंदर। ठीक है, ये देखिए, इनिशियलाइज़ करवाना है तो भी आप उसी लाइन के अंदर इनिशियलाइज़ करवा सकते हो, उसी लाइन के अंदर आप अपनी कंडीशन को मेंशन कर सकते हो, और जो आपने इंक्रीज़ करना है, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना है, वो भी आप उसी लाइन के अंदर डाल सकते हो। तो बेसिकली इसको लिखना आसान हो जाता है क्योंकि तीनों चीज़ें आपकी एक ही लाइन के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमने आई इज़ इक्वल टू 1 करके इनिशियलाइज़ कर दिया। ठीक है, फिर हमने इसी लाइन के अंदर इसको चेक कर लिया कि जो इनिशियलाइज़ किया है, जो आई की वैल्यू है, क्या वो 10 से छोटी है या नहीं है। अगर वो 10 से छोटी है तो ठीक है, वो उसके लिए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर नहीं है तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, पहले कंडीशन चेक होगी, है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। फिर हम क्या करेंगे, आई के अंदर एक और इंक्रीज़ कर देंगे, दैट इज़ 2। फिर 2 को फिर से कंडीशन चेक करेंगे, इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज़ करते हैं, फिर कंडीशन डालते हैं और फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर डालते हैं। ठीक है, मेन ये होता है, बाकी इसको लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो देखो कैसे करेंगे। तो ये तीनों आपको समझ में आएंगे होंगे कि सबसे पहले इनिशियलाइज़ करेंगे। ठीक है, कि कहाँ से हमने स्टार्ट करना है। सपोज़ आप कोई मल्टीपल निकालना चाहते हो, मान लो 3 के मल्टीपल निकालना चाहते हो, आप चाहते हो कि कहाँ से स्टार्ट करना, कि थर्ड मल्टीपल से स्टार्ट होकर हम 20th मल्टीपल तक जाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को 3 ले लेंगे और फिर कंडीशन में डाल देंगे कि आई की वैल्यू लेस देन 20 होनी चाहिए। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 20 होना चाहिए, और फिर आई प्लस प्लस। तो इससे क्या होगा, पहले वो आई की वैल्यू को 3 लेगा, फिर आई की वैल्यू को 4 ले लेगा, आई प्लस प्लस से एक एक इंक्रीज़ करता जाएगा, आई की वैल्यू 4, आई की वैल्यू 5, आई की वैल्यू 6, इस तरीके से इंक्रीज़ करता जाएगा और कंडीशन को चेक कर लेगा कि वो 20 या 20 से छोटे हैं या नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये जो है फ्लो चार्ट, उस फ्लो चार्ट में क्या है कि सबसे पहले इंक्रीज़ हुआ, इनिशियलाइज़ हुआ आपका जो भी वेरिएबल है, फिर इनिशियलाइजेशन वेरिएबल को आपने क्या किया, अपने फाइनल वैल्यू से चेक किया, फाइनल वैल्यू से बड़ा है तो बाहर आ जाएगा, और अगर बड़ा नहीं है तो उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेगा और फिर से एक वैल्यू को इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, तो ये आपका फ्लो चार्ट है। सेम वही आपने प्रोग्राम इसमें भी बनाना है, सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, कि सम को पहले 0 ले लिया, आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 ले ली। ठीक है, फोर लूप में 1 से लेकर 10 तक रहेगी। जो भी आपका यहाँ पे आएगा वैल्यू, उसको आप क्या करोगे, सम के अंदर ऐड करते चले जाओगे। ठीक है, आई की वैल्यू 1 आ रही है तो 1 को सम में ऐड कर दिया, आई की वैल्यू 2 है तो 2 को सम में ऐड कर दिया, आई की वैल्यू 3 है तो 3 को सम में ऐड कर दिया, और फिर सम के अंदर जो भी वैल्यू आएगी एस के अंदर, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी उस एस को प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम आ जाएगा। ठीक है, बस इसमें यह है कि थोड़ा छोटा हो जाता है, आपको तीनों ही चीज़ें आप एक ही साथ कर सकते हो, आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सम के अंदर जस्ट आपको क्या करना है, आई की वैल्यू डाल के उसको ऐड करते जाना है, और लास्ट में जो भी एस के अंदर वैल्यू स्टोर होगी उसको प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम आपका 10 मल्टीपल्स का है, ये भी आप खुद करोगे। अच्छा देखो, आपके जो फोर लूप है उसको लिखने के 2-3 तरीके होते हैं। जैसे कि अभी हमने ये तरीका देखा जहाँ पे इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट तीनों एक ही लाइन में है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो कुछ चीज़ें बाहर भी इनिशियलाइज़ कर सकते हो, जैसे कि जैसे इनिशियलाइजेशन वाला है,
हम चाहें तो ब्रैकेट के अंदर भी डाल सकते हैं, और अगर आप चाहो तो इसको ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हो। फॉर लूप लगाने से पहले आपने इनिशियलाइज़ करवा दिया और फिर फॉर लूप लगा दिया। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर आपने पहले इनिशियलाइज़ करवा दिया है तो फॉर लूप के अंदर आप उसको बार बार रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। एक बार इनिशियलाइज़ कर दिया तो कर दिया। लेकिन और दूसरी बात देखो, हमने ये चीज़ नोटिस की है यहाँ पे कि इनिशियलाइजेशन कंडीशन और आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बीच में आपके क्या आते हैं, सेमी कॉलन्स आते हैं, ठीक है। तो हर एक के बीच में सेमी कॉलन आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इसको पहले ही इनिशियलाइज़ कर दिया, ठीक है। लेकिन पहले इनिशियलाइज़ तो कर दिया, ठीक है, सेमी कॉलन यहाँ भी आएगा, लेकिन फोर लूप में भी सेमी कॉलन आएगा। आप ये नहीं सोचोगे कि भाई इसको तो पहले इनिशियलाइज़ कर दे तो सेमी कॉलन नहीं लगाना, लेकिन सेमी कॉलन आपको लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेमी कॉलन ज़रूर लगाओगे, क्लियर है। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसको भी आप बाहर कर सकते हो। भी इनिशियलाइजेशन अपने बाहर लगा दिया, फिर आपने कंडीशन चेक की, उससे स्टेटमेंट आ गई। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हम आई की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, तो वो जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो भी आप ब्रैकेट से बाहर इसको डिक्लेयर कर सकते हो, बाहर भी इसको लगा सकते हो। तो आई प्लस प्लस हमने को सेमी कोलन के साथ इसको बाहर लगा दिया, पर ध्यान रहे सेमी कोलन आपके ब्रैकेट में भी आएंगे ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसने क्या दिखाया आपको कि आप चाहो तो कंडीशन को भी बाहर लगा सकते हो, कि आपने इनिशियलाइजेशन भी बाहर कर दिया, कंडीशन भी बाहर लगा दी और इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी बाहर लगा दिया। चीज़ों का ध्यान रखना है, इनिशियलाइजेशन करना है तो फॉर लूप से पहले करना है। अगर इनिशियलाइजेशन को बाहर लिखना चाहते हो, बाहर डिक्लेयर करना चाहते हो तो फॉर लूप से पहले करोगे। और कंडीशन को अगर आप करना चाहते हो फॉर लूप से बाहर तो आप इफ़ स्टेटमेंट के साथ करोगे, इफ़ के बिना नहीं करोगे, क्योंकि कई भी कंडीशन या तो किसी ना किसी लूप के साथ आएगी या फिर आपके इफ़ कंडीशंस के साथ आएगी, ठीक है। तो कंडीशन आपको इफ़ के साथ ही लगानी है। फिर उसके बाद आपको इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर है वो कब लगाना है, जब आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। जब आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी प्रॉपर तो आप आई की वैल्यू को इंक्रीज़ करोगे। इंक्रीज़ करने के बाद फिर से कंडीशन चेक करोगे। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप ऑपरेशन को लगा सकते हो। फोर लूप को अलग अलग तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो, पर जो इसका मेन है वो फर्स्ट ही है कि फोर लूप के अंदर ही इनिशियलाइजेशन कराओ, उसके अंदर ही कंडीशंस को भी अप्लाई करो और इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी उसकी ब्रैकेट के अंदर ही लिखो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, कोमा ऑपरेटर है। नेक्स्ट क्या है आपका, कोमा ऑपरेटर। कोमा ऑपरेटर क्या है कि आपने कोमा को बहुत जगह यूज़ किया, दो चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हम कोमा का यूज़ करते हैं। वैसे ही यहाँ पे है कि जब हमने फोर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन करना है एक से ज़्यादा वेरिएबल को, देखो तो हम किसका यूज़ करेंगे, कोमा का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप फोर लूप का चेक करो, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है आई, ठीक है। और आई के लिए जब हमने कंडीशन इनिशियलाइजेशन को सेपरेट किया तो हमने सेमी कोलन का यूज़ किया, कोमा का नहीं। लेकिन अगर मैं फोर लूप के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को डालना चाहती हूँ, आई को भी और जे को भी, ठीक है, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को डालना चाहती हूँ, तो दोनों वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, कोमा का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जब हम स्कैनर फंक्शन डालते हैं तो स्कैनर फंक्शन में आपने देखा है कि यहाँ पे स्कैनर फंक्शन होता है, फिर ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। इसके अंदर हम परसेंटेज एफ डालते हैं, अगर हमारा डाटा टाइप फ्लोट है तो फिर कोमा लगाते हैं, ठीक है। और फिर एम प्रेजेंट ए कोमा एम प्रेजेंट बी, जितने भी हमारे वेरिएबल हैं तो यहाँ पे भी हम वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कोमा का यूज़ हम सी लैंग्वेज से बहुत जगह करते हैं, किसके लिए, चीज़ों को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आई और जे हैं, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज़ हुआ। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में भी आई और जे दो वेरिएबल आ गए थे, तो दोनों वेरिएबल को अलग अलग करने के लिए हमने किसका यूज़ किया, कोमा का यूज़ किया, ठीक है। तो कोमा का यूज़ यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो चीज़ों को अलग अलग करने के लिए हम करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट हमने कल भी किया था। ब्रेक स्टेटमेंट में मोस्टली होता क्या है कि आपका जो कंट्रोल है वो फ्लो कैसे करता है, सिक्वेंशली फ्लो करता है कि पहले स्टेटमेंट फिर सेकंड स्टेटमेंट पे जाएगा, फिर थर्ड स्टेटमेंट पे जाएगा, फिर फोर्थ स्टेटमेंट पे जाएगा। लेकिन सपोज़ आप फोर्थ स्टेटमेंट के बाद अपने प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करोगे। उसके बाद क्या होगा, ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही वो देखेगा, जैसे ही उसको रीड करेगा तो वो फोर्थ की वजह फिफ्थ पे नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट एग्जिट कर जाएगा, वो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका ब्रेक स्टेटमेंट। क्लियर है कि ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर आप लूप से एग्ज़िट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जो उसकी कंडीशन है वो चाहे पूरी हो रही हो या ना हो रही हो, दोनों ही केस में आप क्या करना चाहते हो, आप जस्ट एग्ज़िट करना चाहते हो उस लूप से, तो उस टाइम पे आप किसका यूज़ करोगे, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करोगे, ठीक है। मोस्टली हम ब्रेक स्टेटमेंट किसके अंदर यूज़ करते हैं, स्विच स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं, जो कि हमने कल किया था कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। क्लियर है। तो वाइल कंडीशन आ जाएगी, तो वाइल कंडीशन, फिर उसके बाद कंडीशन है, अगर ये कंडीशन पूरी या तो होगी और या फिर पूरी नहीं होगी। देखो अगर पूरी नहीं होगी तो ये अपने आप ही एग्जिट कर गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर ये ट्रू हो जाती है तो
ट्रू होने के बावजूद हम चाहते हैं कि हमारा जो कंट्रोल है वो लूप से बाहर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते ही ये हमें उससे बाहर निकाल देगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका एक प्रोग्राम बनाया हुआ है कि जो नंबर आपने दिया है वो प्राइम है या नहीं है। तो आपको पता है प्राइम नंबर कब होता है कि कोई नंबर अगर डिवाइड हो रहा है तो वो या तो खुद से हो या फिर 1 से हो, इसके अलावा वो किसी और से ना हो, तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच मेन और n एक नंबर डाल दिया और फिर i एक नंबर डाल दिया। ठीक है, हमने सबसे पहले वो नंबर एंटर करवाया जिस नंबर को हम चेक करना चाहते हैं कि वो प्राइम है या नहीं है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले n को उसमें स्कैनफ करवा के एंटर करवा दिया। i की वैल्यू को हमने 2 रखा। ठीक है, 2 से स्टार्ट किया, 2 फिर 3 फिर 4, इस तरीके से कहाँ तक जाएंगे, n-1 तक जाएंगे। और फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये 2 3 4 जितने भी n-1 तक के नंबर हैं क्या वो n को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर वो n को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर वो n को डिवाइड नहीं करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो हम पहले रिमाइंडर चेक कर लेंगे कि जब हम n को इस i से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हमारा रिमाइंडर 0 है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब क्या है कि उस नंबर ने n को डिवाइड कर दिया। और जब वो नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, अगर वो डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो प्राइम नहीं होगा। यानी कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर i से डिवाइड हो चुका है, तो वो नंबर प्राइम नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज़ वो नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम उसको बार बार चेक करेंगे कि वो उसे डिवाइड होता है या नहीं होता। सपोज़ आपने 5 ले लिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, i की वैल्यू को 2 3 और 4 रखोगे। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, 5 को 2 से डिवाइड करके देखोगे कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, फिर उसके बाद 3 को चेक करके देखोगे, फिर उसके बाद 4 को चेक करके देखोगे। अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो फिर हम यहीं से बोल देंगे कि वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो तो 2 से डिवाइड हो चुका है। तो 3 और 4 को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो लूप आपका वहीं से बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर वो 3 को चेक करेगा कि 3 से डिवाइड होता है या नहीं। अगर हो जाता है तो लूप बाहर आ जाएगा, अगर नहीं होता तो फिर 4 पे जाएगा और 4 पे चेक करेगा। ठीक है, इस तरीके से वो सारे नंबर्स को चेक करेगा। और अगर वो 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 4 से नहीं हो रहा, तो वो डायरेक्ट बोल देगा कि वो एक प्राइम नंबर है, क्योंकि वो इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। क्लियर है? तो इस तरीके का लॉजिक यूज़ करके हमने किसका प्रोग्राम बनाया है, एक ओड नंबर को चेक करने का कि वो नंबर क्या है, आपका ओड नंबर है या नहीं। नेक्स्ट आपका आता है कॉन्टीन्यूस स्टेटमेंट। कि कॉन्टीन्यूस स्टेटमेंट क्या होती है कि आप चाहते हो अपने लूप के अंदर, ठीक है, लूप के अंदर आप कॉन्टीन्यूस स्टेटमेंट को यूज़ करना चाहते हो। तो इससे क्या होगा कि वो जैसे कि सपोज़ आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे हो, ठीक है, जो आपका कंट्रोल है वो फोर्थ स्टेटमेंट पे है, लेकिन आप चाहते हो कि फोर्थ स्टेटमेंट के बाद फिफ्थ पे ना जाए, आप ये वापस फर्स्ट पे चला जाए। ठीक है, देखो नॉर्मली क्या होता है, फोर्थ के बाद फिफ्थ पे जाता है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ वो फिफ्थ पे ना जा करके वापस फर्स्ट पे चला जाए। तो आप किसका यूज़ करोगे, कॉन्टीन्यूस स्टेटमेंट का यूज़ करोगे। तो जैसे ही वो कंडीशन के बाद कॉन्टीन्यूस स्टेटमेंट देखेगा तो वो वापस कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट पे चला जाएगा। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि लूप के बीच में आप चाहते हो कि वो वापस उसी स्टेटमेंट पे चला जाए जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था। तो उस स्टेटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूस स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हम बार बार कॉन्टीन्यूस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। वो कहाँ जाता है, देखो अब आपने जैसे ये प्रोग्राम देखा, फोर लूप हमने यहाँ भी लगाया और यहाँ भी लगाया, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने कंडीशन डाली, कंडीशन के बाद हमने कॉन्टीन्यूस स्टेटमेंट लगाया। तो ये कॉन्टीन्यूस स्टेटमेंट आपको कहाँ लेके जाएगा, पहले 4 पे दूसरे 4 पे, वो वहाँ लेके जाएगा जो कंडीशन से जस्ट पहले है। ठीक है, कॉन्टीन्यूस स्टेटमेंट क्या करता है, पहले कंडीशन देखता है, फिर कंडीशन से जस्ट पहले जो सा भी लूप था उसके पास अपने कंट्रोल को लेके जाता है। ये नहीं है कि कंटिन्यू कर दिया तो वो बिल्कुल ही फर्स्ट लूप पे ले जाएगा या इंटीजर पे ले जाएगा, नहीं, वो क्या करेगा, वो पहले कंडीशन को चेक करेगा और कंडीशन से जस्ट ऊपर जो सा भी आपका लूप होगा उसके अंदर वो उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। क्लियर है? तो इस तरीके से होगा। ठीक है, नेस्टेड लूप क्या होता है, लूप के अंदर लूप को डिस्क्राइब करना, जैसे कि हमने यहाँ पे देखो किया है ना, फोर लूप के अंदर ही फोर लूप को किया है। ठीक है, तो फोर के अंदर ही फोर आना, यानी कि लूप के अंदर लूप को डिफाइन करा, दैट इज़ द नेस्टेड लूप। ठीक है, ये इतना पेपर में नहीं आता है कि नेस्टेड लूप आपका पेपर में आएगा तो वाइल लूप आएगा, डू लूप आएगा, फोर लूप आएगा। डिफरेंस पूछ सकता है कि वाइल लूप और फोर लूप के डिफरेंस क्या है। कोई एक प्रोग्राम दे सकता है कि इसके ऊपर एक प्रोग्राम लिखो, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि उस प्रोग्राम के लिए हम किस तरीके का लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। उस लॉजिक के लिए आपको लूप चाहिए या इफ़ कंडीशन चाहिए या नॉर्मली वो बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे
ये नहीं पूछेगा। इसके अलावा वो आपसे स्विच स्टेटमेंट के बारे में पूछ सकता है, ब्रेक स्टेटमेंट पूछ सकता है, गो टू स्टेटमेंट पूछ सकता है, या फिर कॉन्टीन्यूस स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। जैसे कि नेक्स्ट इसने क्या कहा है कि एक प्रोग्राम बनाना है एक्स क्यूब और वाई क्यूब को लेकर के। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। एक फॉर्मूला दे दिया, एक्स वाई और जेड आप यूज़ 3 वेरिएबल को यूज़ कर लोगे, एक्स वाई की वैल्यू को एंटर करवा लोगे, स्कैन करवा लोगे, फिर उसके बाद एक लॉजिक लगा दोगे कि एक्स इज इक्वल टू हमें क्या चाहिए, एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 3। ठीक है, और फिर प्रिंट करवा लोगे जेड की वैल्यू को। तो इस तरीके से आप ये प्रोग्राम को करवा सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा लूप का चैप्टर सारा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट आता है तो पूछ लेना। ठीक है।